Hello friends, welcome to our channel Crazy Studies. Today's topic is reshaping India's political map. 11वीं शताब्दी से आगे भारत के राजनीतिक इतिहास की कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। दूरदराज की भूमि से आए आक्रमणकारी हिंदूकुश पर्वतों को पार कर पहाड़ी दर्रों से होते हुए उत्तरी भारत के समृद्ध मैदानों में पहुंचे। उसी समय उपमहाद्वीप के भीतर शक्तिशाली राज्य अपनी भूमि की रक्षा करने, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। इस प्रक्रिया में भारत का राजनीतिक मानचित्र कई बार बदला, सीमाएं बदली, राजधानियां स्थानांतरित हुईं और नई वंशावलियां सत्ता में आईं, जबकि कुछ अन्य लुप्त हो गईं। इतिहासकार इस काल को भारतीय इतिहास का मध्यकाल कहते हैं। यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत रोमन साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन भारत में यह काल काफी बाद में लगभग 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक चला, जब नई राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों ने आधुनिक युग को आकार देना शुरू किया। मध्यकाल शब्द केवल इतिहास को कालखंडों में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इन सदियों के दौरान जीवन की पूरी विविधता को नहीं दर्शा सकता, क्योंकि जहाँ कुछ क्षेत्रों में निरंतर युद्ध होते रहे, वहीं अन्य क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष भी देखने को मिला। 6 शताब्दियों की समयरेखा प्रमुख घटनाओं से भरी हुई है। 2 राजनीतिक पुनर्गठन, साम्राज्य और राज्य कैसे उभरे, गिरे और सत्ता के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। तारांकन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने उत्तरी भारत में शासन की नई व्यवस्थाएं लागू की। 3 सामाजिक प्रतिक्रियाएं, शासकों, समुदायों और धार्मिक समूहों ने इन परिवर्तनों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तारांकन दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना। 4 लोगों के जीवन पर प्रभाव, सीमाओं में बदलाव ने व्यापार, कृषि, संस्कृति और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित किया। तारांकन 1498 में पुर्तगालियों के आगमन से भारत के तट यूरोपीय व्यापार और प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गए। तारांकन 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इन सभी घटनाओं ने न केवल सीमाओं और शासकों को बदला, बल्कि लोगों के जीवन के तरीकों को भी प्रभावित किया। वे कौन सी फसलें उगाते थे, कितना कर देते थे, कौन से त्योहार मनाते थे और किस प्रकार की कला रचते थे। विदेशी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। इस काल को समझने के लिए हम 4 मार्गदर्शक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारत तक पहुंचने का मार्ग। आक्रमणकारी क्यों आए। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय उपमहाद्वीप ने मध्य एशिया के महत्वाकांक्षी शासकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जो मार्ग अपनाया वह खतरनाक होने के साथ साथ लाभदायक भी था। हिंदूकुश के ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर एक विदेशी आक्रमण। कौन लोग अन्य देशों से भारत आए और वे क्या प्राप्त करना चाहते थे। हिंदूकुश पर्वत जैसे खैबर दर्रा उपजाऊ पंजाब के मैदानों की ओर खुलते थे। एक बार जब ये सेनाएं भीतर प्रवेश करती तो उन्हें भारत जैसी समृद्धि कहीं और नहीं मिलती। आक्रमणकारी अलग अलग कारणों से आए। तारांकन संपत्ति, वेल्थ। भारत के मंदिर सोने और रत्नों से चमकते थे। इसके बाजारों में उम्दा वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प भरे होते थे। अपने खजाने को भरने की इच्छा रखने वाले शासक के लिए भारत एक आकर्षक लक्ष्य था। तारांकन क्षेत्र, टेरिटरी। उपजाऊ नदी घाटियों पर विजय का अर्थ था खाद्य उत्पादन और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, जो किसी भी राज्य के लिए शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था। तारांकन धर्म और विचारधारा, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। कुछ शासक अपने धर्म का प्रचार करना अपना कर्तव्य मानते थे, यहाँ तक कि बल प्रयोग द्वारा भी, और नई भूमि पर अपने कानून व परंपराएं लागू करना चाहते थे। राजनीतिक अस्थिरता का समय। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316
यद्यपि दिल्ली सल्तनत ने कई बार विशाल क्षेत्रों पर शासन किया, फिर भी यह पूरी तरह स्थिर नहीं थी। कई सुल्तानों का शासनकाल अल्पकालिक रहा, जो हत्या या सत्ता से हटाए जाने के कारण समाप्त हो गया। प्रतिद्वंद्वी अमीर, महत्वाकांक्षी सूबेदार और विद्रोही प्रांतीय शासक अक्सर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देते थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने शीघ्र ही साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उसकी सेनाओं ने गुजरात, मालवा और राजस्थान के कुछ भागों पर विजय प्राप्त की,